हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे CSS की क्लास 2 के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स को, आखिर यूनिट क्या होती है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने नोट्स की तरफ। ये नोट्स आ गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट के बारे में, आखिर यूनिट क्या होते हैं। यहाँ पर एक खोल लेते हैं। अब देखो कि आखिर यूनिट क्या होती है। तो पहली चीज, नॉर्मल यूनिट क्या होती है। हम किसी भी चीज को नापते हैं तो किसी भी चीज को नापते किस में है, यूनिट में। जैसे कि हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं तो डिस्टेंस किस में नापा जाएगा, यूनिट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में अगर ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो। ऐसी बहुत सारी यूनिट होती है। वैसे ही हमारे CSS के अंदर भी यूनिट होती है जो कि डिसाइड करती है कि किसी भी चीज़ का साइज़ क्या होने वाला है, शेप का साइज, लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी। ये सारी चीज़ें यूनिट डिसाइड करते हैं कि हम कौन से यूनिट का यूज करके कैसे काम लेंगे उस चीज़ का। तो हमारे पास दो तरह के यूनिट होते हैं। कौन कौन से यूनिट हो गए हमारे पास, दो तरह के यूनिट। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। रिलेटिव यहाँ लिख देता हूँ, रिलेटिव, दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होगी, px, और जो भी हम रिलेटिव यूनिट की बात करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे vh, vw एंड परसेंटेज और rem एंड em। ठीक है, मेनली ये होगा। इसको बोलते हैं व्यूपोर्ट हाइट एंड इसको बोलते हैं व्यूपोर्ट विड्थ। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके बाद ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे एंड ये पढ़ेंगे। तो अब मैं अपना एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फोल्डर पहले से बना के रखा है CSS क्लास के अंदर, ये वाला। अब इसके अंदर हम चीज़ें बना लेते हैं। तो मैंने टर्मिनल ओपन किया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड डॉट, इससे क्या होगा, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। तो ये खुल चुका है, ये चीजें नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ index.html और एक बनाता हूँ style.css। ठीक है, अब पहला काम क्या करते हैं, हम कुछ ले आते हैं। यहाँ पर ये है हमारी क्लास 2 यूनिट। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं H1 यूनिट। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं क्या। मैंने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है। अब पहला क्या था हमारा, px। पेन ले लेता हूं मैं। पहला क्या था, px, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको मैं यूज करके दिखाता हूं। यहां पर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग कैसे होगी, अभी मैंने h1 बनाया था, h1 टैग था ये वाला। इसको स्टाइल करते हैं और एक बार इसको मैं ओपन कर लेता हूं ब्राउजर में ताकि आपको दिखाई दे। ये ओपन होके आ चुका है। इसको यहाँ ओपन कर देते हैं एंड ये चीज आएगी यहाँ पर। ठीक, अब क्या करते हैं, ये मैंने H1 बनाया और ये पैराग्राफ ये मेरा ब्राउजर पे शो हो रहा है। ठीक है, और इन सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर हमें गैप दिखाई दे रहा है एंड ऊपर से भी गैप दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है कि ब्राउजर जो होता है वो अपनी तरफ से भी कुछ मार्जिन और पैडिंग लेके रखता है। तो उसको हमें सबसे पहले हटाना पड़ता है। उसको हटाते कैसे हैं, यहाँ पर आओ, यूनिवर्सल सिलेक्टर जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, क्लास 1 की वीडियो में, स्टार से ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यहाँ पर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो चीज काम करेगा। तो मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में पैडिंग जो है वो 0 कर देता हूँ एंड जो मार्जिन है उसको भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, मार्जिन भी 0 कर दिया। लेकिन अब क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये तो काम ही नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो एक्सटर्नल CSS है
उसको लिंक भी तो करना पड़ता है। तो लिंक कैसे करते हैं, यहाँ पर सिंपल लिंक लिखो और यहाँ पर CSS में आ जाओ, और यहाँ पर देखो style.css नाम से ही बनाया था, इस वजह से ये डायरेक्ट ही लिंक हो चुका है। ठीक, तो इस वजह से इसने ज़्यादा गैप नहीं लिया है, इजीली आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर H1 को थोड़ा सा कर देते हैं स्टाइलिंग। जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे रखा है, तो 20 पिक्सल क्या हुआ, ये जो px वैल्यू है ये ज़्यादातर यूज होती है हमारे किसी भी फॉन्ट के लिए, उसके साइज को डिक्लेयर करने के लिए। और अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे हम वो भी दे सकते हैं, जैसे कि ये जो p टैग था, ठीक है, ये p टैग है, इसका फॉन्ट साइज देखो 16 पिक्सल डाल दिया है मैंने, 16 पिक्सल डाल दिया। देन अब क्या करूंगा, इस पे मैं बॉर्डर लगा दूंगा ताकि आपको दिखाई दे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अब आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मैं इसकी विड्थ और हाइट दे देता हूं। तो जो विड्थ है इसको मैं पिक्सल्स में देना चाहूंगा, तो मैं देता हूं इसको मान लो 500 पिक्सल। देन हाइट भी दे देता हूं 500 पिक्सल्स। तो देखो ये एक स्क्वायर बॉक्स आ गया है, और ये जो पिक्सल था वो क्या था, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू था। एब्सोल्यूट मतलब कि वो चेंज नहीं होगा चाहे जो हो जाए, ठीक है। ये पुष्पा है, हिलेगा नहीं है खुद, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है, झुकेगा नहीं। तो अब मैंने ये किया, दिखाता हूं आपको। ये रिलेटिव चेक हो रहा है, कैसे चेक हो रहा है, जहां पेज है यहाँ पर F12 आप दबाओगे तो ये चीज आ जाएगी, ठीक। अब देखो, हमें अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। रिस्पॉन्सिव कैसे होती है कि जो कि मैं डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ उतने ही अच्छे तरीके से मुझे फोन पे भी दिखाई दे, सारे डिस्प्ले पे अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था, पिक्सल यूज किया था। तो देखो स्क्रीन साइज को मैं कम कर रहा हूँ तो ये कम नहीं हो रहा, उतने का उतना ही रह रहा है ना। तो अगर इसके अंदर मैं एक और डिप बना देता हूं, यहां पर एक बाहर डिप बनाता हूं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं S1, ठीक है। तो ये डिप बनाया, अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। यहां पे .S1 नाम से बनाया था, इसकी विड्थ और हाइट ले लेता हूं मैं, और इस पे भी अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर। और ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसको 200 रहने देते हैं, एंड इसको भी 200 कर देता हूँ, एंड इसको भी 200, एंड इसको भी 200, ठीक है। अभी आपको दो बॉक्स दिख रहे होंगे, ये S1 वाला बॉक्स है और ये पैराग्राफ वाला बॉक्स है, दोनों बराबर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैंने हाइट एंड विड्थ दी है वो दोनों के दोनों सेम दी है, वो भी पिक्सल्स में दी है, इस वजह से। अब मैं इसकी ये कम कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये उतने का उतना ही रह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पिक्सल के जगह मैं व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ बताता हूं मैं, जैसे कि अब बढ़ते हम एब्सोल्यूट, हो गया हमारा रिलेटिव पढ़ते हैं। रिलेटिव क्या था हमारा, पहला VH और VW था, ठीक है, ये दो थे। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट, V मतलब व्यू पोर्ट और H मतलब हाइट, ठीक है। और ऐसे ही व्यू पोर्ट विद, ठीक। अब व्यू पोर्ट का मतलब क्या, जैसे कि मेरी ये डिस्प्ले है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्प्ले है, ये क्या है, विद है मेरी, और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्प्ले है, ये क्या है, हाइट है मेरी। तो अगर मैं यहां पर
इसकी व्यू पोर्ट विड्थ दे देता हूँ, जो इसकी विड्थ है उसको व्यू पोर्ट विड्थ दे देता हूँ 100 VW की। तो इसने क्या किया, यहां से लेके यहां तक की पूरी विड्थ ले ली है। ठीक है, अगर मैं इसको 50 कर देता हूं तो ये स्क्रीन का 50% लेगा। अब मैं इसको छोटा करूंगा तब भी देखो 50% ही ले रहा है। ठीक है, अगर मैंने बड़ा किया तो ये ज्यादा ले रहा है। ठीक है, ये देखो, अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखो बढ़ गया। नीचे देखो, नीचे वाला ये पिक्सल्स में था, ये फिक्स है। ऊपर वाला देखो कम ज्यादा हो रहा है अपने उसके अकॉर्डिंग, विड्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन हाइट में फर्क नहीं पड़ रहा। हाइट देखो, हाइट मैंने इसकी कम करी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, अगर मैं इसको हाइट भी व्यू पोर्ट वाली दे देता हूं 50 VH की, तो अब देखो, अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो देखो ऊपर वाला भी छोटा रहा है, लेकिन नीचे वाला बॉक्स मेरा छोटा नहीं हो रहा। ऊपर वाला छोटा हो रहा है, नीचे वाला छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि VW और VH क्या था। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, देन इसको हटाओ। अब तीसरी यूनिट पे आते हैं। S2 नाम से बना दूंगा एक डिव। ठीक, अब परसेंटेज पढ़ेंगे। आखिर परसेंटेज क्या होता है? अब परसेंटेज काम करता है अपने पेरेंट पे। अब पेरेंट क्या होगा, जैसे कि मैंने एक डिव बनाया है ये S1 नाम से, ठीक है, और दूसरा डिव बनाऊंगा इसके अंदर S2 नाम से। तो ये जो S2 है ना, ये इसका चाइल्ड है और S2 का S1 पेरेंट है और ये चाइल्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी S1 की व्यू पोर्ट हाइट दे दी है मैंने 50 VW की, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में देता हूं 50%, तो ये इसका हाफ लेगा। ठीक है, करके दिखाता हूं। इसके अंदर ही एक डिव क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बना देता हूं। ये तीनों चीज सेम रखता हूं इसकी, एंड इसको मैं अभी इसके ऊपर ही बन चुका है सेम दूसरा डिव भी। अब मैं इसको परसेंटेज देता हूं। परसेंटेज दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 50% इसकी हाइट भी है और 50% इसकी विड्थ भी है। अब मैं इसको छोटा करता हूं, देखो वो भी छोटा हो रहा है। अगर मैं इसको 70% देता हूं तो ये 70% ले लिया है ना। नीचे वाला देखो पिक्सल में दे रखा है, तो ये पिक्सल का पिक्सल में ही रह गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये देखो है ना, छोटा हो रहा है, परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है। देखो एक मिनट, डिव बनाया मैंने और इसके अंदर मैंने अपना ये वाला डिव डाल दिया। ठीक, अभी इसकी कुछ डिसाइड नहीं हुआ ये वाला डिव क्या था। इसको मैं कर देता हूं S3 क्लास S3। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं कुछ, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। इसको रफ कर देता हूं। .S3, इसको परसेंटेज में दे रहा हूं मैं 200 पिक्सल एंड नीचे वाले को भी 200 पिक्सल। ठीक है, अब ये देखो, ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसकी मैंने डिसाइड कर दिया है कि ये 200 पिक्सल का ही है। ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसको मैंने डिसाइड कर दिया है कि ये 200 पिक्सल का ही है। इसकी विड्थ भी 200 पिक्सल है एंड हाइट भी 200 पिक्सल है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, देखो छोटा कर रहा हूँ, तो जो इसके अंदर वाला डिव है जो कि मैंने परसेंटेज में दिया है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि इसके पेरेंट का ये 50%,
या 70% ले रहा है, तो इसका पेरेंट्स ही चेंज नहीं होगा तो अंदर वाला चेंज ही नहीं होगा, उसका ये 70% ही रहेगा। अगर ये 200 है तो इसका 70% ये हमेशा के लिए S2 की जो विड्थ है वो कितनी रहेगी, 140 पिक्सल ही रहेगी। तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि हम बाहर वाले कंटेनर को पिक्सल में दे रहे हैं और अंदर वाले को परसेंटेज में दे रहे हैं। ये डिपेंड कर सकता है हमारे कंडीशन के ऊपर। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब कौन सी चीज कहाँ लग रही है इसको हम वहां पे देखेंगे। अब बात करते हैं, दो चीज रह गए हैं हमारे REM एंड EM। ठीक, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कहाँ चला गया, कमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब पढ़ते हैं रैम एंड REM के बारे में। रैम एंड REM का मैक्सिमम यूज किया जाता है हमारा फॉन्ट साइज देने के लिए। ठीक है, फॉन्ट साइज देने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि रैम एंड REM से हम फॉन्ट साइज ही दे रहे हैं। हम इससे बॉक्स भी, कंटेनर भी बना सकते हैं, बॉक्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज होता है इसका फॉन्ट साइज देने के लिए। तो अब मैं दिखाता हूँ एक चीज आपको। जैसे कि मैंने एक डिव बनाया, इसको क्लास दे देते हैं S4 एंड इसके अंदर मैं एक p टैग बना रहा हूं। तो p टैग क्या रहेगा, मैं कुछ भी लिख देता हूं, 10। ठीक है, अभी ऊपर वाले चीजों को मैं कमेंट कर रहा हूं ताकि हमें चीजें दिखाई दें। तो अभी ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं REM क्या होता है और EM क्या होता है। जो सबसे पहले EM पढ़ते हैं। EM क्या होगा, अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, जो भी उसका पेरेंट का फॉन्ट साइज होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो अभी हमारा सबसे पहले क्या है, .S4, इसको मैं बनाता हूं, मान लो मैंने बनाया फॉन्ट साइज 16 पिक्सल का बना लिया। ठीक है, और यहां पर मैंने एक बनाया है S5 नाम से, तो इसको मैंने बना दिया है .S5 करके। अब मैं इसका फॉन्ट साइज दूंगा 1 EM। ठीक है, 1 EM मतलब ये अपने पेरेंट का उठाएगा। ठीक है, अगर जो इसका पेरेंट है 16 पिक्सल तो 1 EM मतलब ये 1 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 16 पिक्सल, तो ये भी 16 पिक्सल ही रहेगा। अब मैं इसको बढ़ाता हूं, मान लो 2 कर देता हूं तो ये दुगना हो गया। अब मैं इसको 3 कर देता हूं तो ये 3 टाइम हो गया। अगर मैं 4 कर दूंगा तो 4 टाइम हो जाएगा। तो 4 टाइम में ये बढ़ रहा है तो इसलिए बाहर चला गया है, तो इसको मैं 1 छोड़ देता हूं। अब देखो, अगर मैं इसको चेंज कर, नीचे वाले को मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं, ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं। देखो 20 कर दिया तो देखो ये बढ़ चुका है। अब मैं इसको 40 करूंगा तो देखो ये बढ़ चुका है। इसको मैं डबल कर देता हूं, 2 कर देता हूं तो देखो ये डबल हो गया। अब मैं इसको 20 करता हूं तो ये 20 हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह REM लिखता तब इसको अपने पेरेंट से फर्क ही नहीं पड़ता। पेरेंट को मैं कितना भी छेड़ दूं ये चेंज नहीं होगा। देखो कितना ही छेड़ दूं ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसको फर्क किससे पड़ा। अब देखो ये जो REM है ये हमेशा 16 पिक्सल के अकॉर्डिंग उठाता है। अगर मैं 2 ले रहा हूं तो ये 32 पिक्सल ले रहा है। अगर मैं 3 ले रहा हूं तो ये बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ तो ये और बढ़ गया। ठीक है, तो ये कभी भी अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये हमेशा 16 पिक्सल है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो यही थे आज की क्लास में सारे के सारे जो भी पढ़ाने थे मेरे को यूनिट्स, वो सारे कवर हो चुके हैं इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास होगी, हमारे अगला टॉपिक देख लेते क्या है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली वीडियो रहेगी हमारे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है यूनिट्स, इसका अच्छे से नॉलेज आ गया होगा। यहाँ पर यही लिखा है कि एक जो पिक्सल होता है
वो बराबर होता है इतने इंचेस के, ठीक है, 1/98th पार्ट ऑफ 1 इंच, ठीक है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। रिलेटिव यूनिट बता दी है मैंने, EM क्या होता है, REM क्या होता है, VW क्या होता है, VH क्या होता है, ठीक है। एंड परसेंटेज भी कर चुके हैं हम, परसेंटेज था, इसको भी हमने देख लिया अच्छे से। बस यही था आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।